हाय गाइस, वेलकम बैक टू द PT 365 डिस्कशन ऑफ एनवायरनमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करें यूनिट 3 से, विच इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें पहला पार्ट है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशन का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको डेफिनेटली अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब चलते हैं पहले आर्टिकल पे। द फर्स्ट आर्टिकल इज COP15 टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये CBD का जो है वो COP15 था, जो कि मॉन्ट्रियल में अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में है। इनफैक्ट ये CBD का जो COP15 है, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट आफ्टर पेरिस डील। ठीक है, पेरिस डील के बाद जो हमारे पास सबसे अगर सिग्निफिकेंट एनवायरनमेंट में कुछ कह सकते हैं तो वो ये CBD का COP15 ही है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डेफिनेटली अच्छे से देख लेना। तो ये जो COP15 है, इसके बारे में थोड़ी सी यूनिक चीज़ ये रही कि इट वॉज चेयर्ड बाय चाइना बट होस्टेड बाय कनाडा। मतलब दो फेजेज में हुई थी। जो पहला फेज था, जो जहाँ पे ये इनॉग्रेट हुआ था, दिस वॉज इन क्यूनमिंग चाइना, जो 2021 अक्टूबर के अंदर हुआ था। उसके बाद जो फेज़ 2 था वो हुआ मॉन्ट्रियल के अंदर, कनाडा के अंदर, जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। तो इस तरीके से दो फेजेस में हुआ था, ये चीज़ याद रखना COP15 के बारे में। और यहाँ पे मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, हम लोग जो पहले आईची टारगेट्स थे हम लोगों के, जो आपने डेफिनेटली शंकर IAS में पढ़ा ही होगा, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट के बारे में, वो एक्सपायर हो गए थे 2020 में। अब उनकी जगह कुछ नया टारगेट चाहिए था, तो हम ये CBD का जो COP15 था, इसके अंदर हम लोगों ने ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क है उसको अडॉप्ट किया। अब ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है अभी, और इससे जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, अभी लीगली बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, इतना ही अभी याद रखो। अब थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं कि ये CBD करता क्या है, एंड देन वी विल कम बैक टू द मेजर आउटकम्स ऑफ COP15। तो CBD जो है, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और अगेन ये भी जो है, ये जो थ्री सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी रियो समिट के अंदर, 1992 का जो रियो अर्थ समिट था, उसके अंदर ये भी एक थी, जो हम कई बार रेफर कर चुके हैं। अब ये जो CBD है, ये एक इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी है। तो ये कीवर्ड जो है, ये डेफिनेटली याद रखना। ये इसी टाइप के जो कीवर्ड्स है, इसके अंदर UPSC स्टेटमेंट में फंसा सकता है प्रीलिम्स के अंदर। अब एम नाम से ही पता लग रहा है, बायोडाइवर्सिटी जो है उसका कंजर्वेशन है। सस्टेनेबल यूज़ की भी बात करता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट्स। अब ये जो फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स है, इसके लिए आगे भी हम देखेंगे कि एक नया एग्रीमेंट आया था इसी के अंडर। तो अभी इसके अंदर तीन सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स है जिनके बारे में पता होना चाहिए। पहला है कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। मतलब अगर किसी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को आप इधर उधर ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उससे जो होने वाला जो कंसर्न है, या उससे होने वाली जो प्रॉब्लम्स है, उसको एड्रेस करता है। नेक्स्ट है नगाया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो ये बेसिकली जितने भी बायोडाइवर्सिटी से होने वाले जो बेनिफिट्स हैं, उनको सोसाइटी के अंदर इक्विटेबली हमें शेयर करना है। ठीक है, उस पर किसी एक का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए नागोया प्रोटोकॉल था। फिर एक नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल था ऑन लाइबिलिटी एंड रिड्रेस टू एड्रेस द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि अगर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से कोई इशू क्रिएट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस पर लाइबिलिटी कैसे हो, किसकी होगी, और उसका रिड्रेसल कैसे होगा, यानी उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो ये कुछ मेजर एग्रीमेंट्स थे इसके अंदर। इसके अलावा UNGA ने डिक्लेयर किया था, जो डिकेड था 2011 से 2020 तक का, उसको यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो ये चीज़ याद रखना। अब ये जो आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हम लोगों ने देखे थे, ये एक्चुअली COP जो 10 हुआ था, जो नगोया जापान के अंदर हुआ था, वहाँ पे हम लोगों ने आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स दिए थे। ये टारगेट्स का एम था कि, मतलब इसमें टोटल 20 टारगेट्स थे, जिनका जो टाइम लिमिट था शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए 2020 था, लॉन्ग टर्म के लिए 2050 था। तो ये 2020 जो आउटकम थे वो एक्सपायर हो चुके हैं, और इसीलिए हम लोग COP15 के अंदर नया ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बना रहे हैं। तो अब आते हैं मेजर आउटकम के ऊपर, कि COP15 के मेजर आउटकम क्या थे। तो यहाँ पे अडॉप्ट किया गया कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अब इसके अंदर दो कंपोनेंट बोल सकते हैं हम लोग। तो पहले हैं 4 लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर 2050। तो ये 4 लॉन्ग टर्म गोल जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स के अंदर। गोल 1 जो है, या गोल A जो था इसके अंदर, वो था हॉल्टिंग ह्यूमन इंड्यूस एक्सटेंशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज बाय 2050। जो स्पीशीज ह्यूमन की वजह से एक्सटिंक्ट हो रही हैं, उनका जो एक्सटिंक्शन है उसको रोकें। गोल B था सस्टेनेबल एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर नेचर्स कंट्रीब्यूशन टू पीपल आर वैल्यू मेंटेन्ड एंड एनहांस। ये लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन में, उस चीज़ को हम लोग
एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है, और सस्टेनेबल यूज़ भी कर रहे हैं। गोल सी था फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो फेयर शेयरिंग तो आपने कई बार पढ़ ही रखा है, लेकिन जो जेनेटिक रिसोर्सेज वाला जो पार्ट है ये इसमें नया है। ये सपोज आपके पास कोई जेनेटिक रिसोर्स आपने कहीं से इकट्ठा किया और उसके ऊपर लेट्स से किसी ने वैक्सीन बना दिया कंट्री ने, तो उससे जो बेनिफिट्स आएगा उसको हम लोग कवर करेंगे अंडर फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। तो पहले ये जेनेटिक रिसोर्सेज वाला पार्ट नहीं था, तो इसलिए पता होना चाहिए। नेक्स्ट गोल डी जो है हमारे पास है वो है एडुकेट मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो स्पेशल फोकस किया जाएगा लीस्ट डेवलप कंट्रीज पे और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स पे। तो यहाँ पे बेसिकली जो मॉनिटरी पार्ट है उस पर फोकस किया जाएगा, ताकि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं और जो आइलैंड नेशन है उनको भी हेल्प किया जा सके। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो 23 एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल टारगेट्स हैं फॉर अर्जेंट एक्शन ओवर द डिकेड टू 2030। तो इसके अंदर बेसिकली 23 टारगेट्स बनाए गए हैं जिसके अंदर हम लोग अचीव करने हैं बाय द ईयर 2030। अब ये सारे 23 टारगेट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है रिमेंबर करने को, ऑल्दो इसमें से कुछ चीज़ें जो मैंने हाईलाइट कर दी हैं बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है इसके अंदर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड यूज चेंज, लॉस ऑफ हाईली इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्स एरिया क्लोज टू जीरो बाय 2030। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, तो इनको रीड कर लेना। तो यहाँ पे आप देख लो जो जो टारगेट्स हैं वो थोड़ा आप चांसेस हैं कि उसमें से पूछा जा सकता है। बाकी जो जनरल से पॉइंट है जो आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो उनको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जो मार्क्ड है प्लीज़ उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब ये दो टारगेट्स के अलावा एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हम एक स्पेशल ट्रस्ट फंड बनाएं इन 2023 जो कि इम्प्लीमेंट करेगा ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसको। इसके साथ ही जो फंड है उसकी एक खुद की एक इक्विटेबल गवर्निंग बॉडी होगी, मतलब इक्विटेबल इन द सेंस कि सब लोगों को बराबर हिस्सेदारी मिलेगी, और इसमें ये चीज़ इंश्योर किया जाएगा कि फाइनेंसिंग जो है वो सभी सोर्सेज से इसके अंदर आए। नेक्स्ट, सेट क्लियर इंडिकेटर्स टू मेजर प्रोग्रेस जो कि सिंक्रोनाइज्ड हो और जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजीज और एक्शनल प्लान्स है उनके साथ अलाइन करे। तो जितने भी कंट्रीज़ के अपने अपने जो भी प्लान्स रहेंगे इसके रिगार्डिंग उन सब चीज़ों से अलाइन करेगा। इसके अलावा क्विनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में ये चीज़ बोला गया था कि कंट्रीज़ को अपडेट करने हैं अपनी ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान, जो कि COP16 जो होगा जो कि टर्की के अंदर होना है, वहाँ पे ये कंट्री जो है वो उस चीज़ को कम्युनिकेट करेंगी। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मल्टीलेटरल मैकेनिज्म भी डेवलप किए जाएंगे फॉर द बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये हम लोग देखा ही। सो यहाँ पे डिजिटल सीक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन ये जो है ये कीवर्ड काफ़ी बार आ रहा है और यहाँ पे ये एक्सप्लेन भी है। तो इट इज़ नथिंग बट एनी डाटा दैट इज़ लिंक टू जेनेटिक रिसोर्सेज। अब उसमें सीक्वेंस की भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जेनेटिक बेस पेयर्स जो हैं वो किस तरीके से अलाइंड है उन सब की इंफॉर्मेशन हो सकती है, और उससे अगर कोई बेनिफिट होता है तो वो इक्विटेबली शेयर करना है। तो ये चीज़ पहले नहीं थी, अभी आई है, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। फिर है अडॉप्शन ऑफ जेंडर प्लान। तो इनफैक्ट हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जो इससे पहले हमने UNCCD भी देखा था उसके अंदर भी जो जेंडर है यानी जो जेंडर रिस्पॉन्सिव इम्प्लीमेंटेशन है उस पर फोकस था कि जो फीमेल है उनका भी जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी एक्नॉलेज करना है। तो ये भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है, COP15 के अंदर। बाकी ये जो टारगेट्स हैं इसमें जो हाईलाइटेड है उनको ज़रूर देख लेना। विल नॉट डिस्कस अभी इस अभी इस डिस्कशन के अंदर हम लोग उसको नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज ये बहुत सारे टारगेट्स हैं तो डिस्कस करने में इतना यूटिलिटी नहीं है। तो आगे चलते हैं। रिलेटेड न्यूज़, इंडिया इन CBD। तो इंडिया बिकेम अ पार्टी इन 1994, और हमने इस चीज़ को जब रेटिफाई किया तो हम लोगों ने एक अपने जो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है उसके अंदर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 का उसको लेके आए सो दैट वी कैन गिव इफेक्ट टू द कन्वेंशन। इसके अलावा इंडिया जो है हाई एम्बिशन कोलिशन जो एक अलायंस है उसका भी पार्ट है जो सपोर्ट करे 30x30 टारगेट्स। अब ये 30x30 टारगेट्स में हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेसिकली जो लैंड और ओशन है उसका 30% एरिया है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये HAAC जो है इसके अंदर एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, तो याद रखना दिस इज एन इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप, और इसको अभी को चेयर कौन कर रहा है,
तो दिस इज को चेयर बाय कोस्टारिका जो एक अफ्रीकन कंट्री है, और फ्रांस, एंड इसके लिए एक ओशन को चेयर भी है जो कि है यूनाइटेड किंगडम। तो ये चीज़ याद रखना। और कीवर्ड इसमें है एटलीस्ट 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड एटलीस्ट 30% ऑफ ओशन बाय 2030। ये आप जो है COP15 के जो 23 टारगेट्स आए थे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में, उसमें भी यही सेम टारगेट्स हैं। तो ये वाले टारगेट्स आपको कई जगह देखने को मिलेंगे। राइट, तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप। तो अभी यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन ने डिक्लेयर किए हैं फर्स्ट 10 वर्ल्ड्स रिस्टोरेशन फ्लैगशिप। और ये डिक्लेयर कहाँ किए थे? ये COP15 जो था ऑफ CBD, उसके साइडलाइंस पे ये जो 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स हैं इनको डिक्लेयर किया गया था। आगे जाने से पहले कि ये वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स क्या हैं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन क्या है। तो UNGA जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उन्होंने डिक्लेयर किया है ईयर 2021 टू ईयर 2030 एज द डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और ये लीड कौन कर रहा है? तो UNEP और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिलके जो डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है इसको लीड कर रहे हैं। एम यही है कि हम जो लॉस हो रहा है इकोसिस्टम्स का अक्रॉस द वर्ल्ड उसको हॉल्ट करें एंड रिवर्स करें, ठीक है, मतलब रिक्लेम करें उस बायोडाइवर्सिटी को। अब आते हैं वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप, ये क्या है? तो बेसिकली ये जो UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है, इन लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे 10 इंपॉर्टेंट साइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का रिस्टोरेशन हुआ है। और इनको हाईलाइट करने का मतलब ये था कि हम वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं सम बेस्ट प्रैक्टिसेस जो बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं वो भी फॉलो कर सके। अब ये जो वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप डिक्लेयर किया जा रहा है, इसके अंदर जो साइट्स हैं उनको क्या फ़ायदा हो रहा है? तो दे विल नाउ बी एलिजिबल टू एडवाइस, फंडिंग एंड UN बैक प्रमोशन, मतलब UN की तरफ से इन्हें ये सब चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा ये चीज़ को मॉनिटर करने के लिए कि जो पैसा या फंडिंग जा रही है या जो आउटकम फ्लैगशिप साइट से निकल के आ रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट रहे, इसके लिए ये UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो है उन्होंने एक फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। ऑलराइट, अब आते हैं कि फ्लैगशिप को सिलेक्ट कैसे किया गया। तो यहाँ पे 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं। पहला है जो एरिया जिसके अंदर ये फ्लैगशिप आ रहा है वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए जोग्राफिकली। नेक्स्ट इज दे शुड बी पार्ट ऑफ सम नॉमिनेटेड एरिया ऑलरेडी अंडर सक्सेसफुल, मेजरेबल एंड वेल डॉक्यूमेंटेड रिस्टोरेशन, मतलब उस रीजन के अंदर ऑलरेडी कुछ रिस्टोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सक्सेस होना चाहिए, वो दिखना चाहिए उसके अंदर। एंड लास्टली ये जो फ्लैगशिप है इसका कुछ इकोलॉजिकल, कल्चरल और सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होने चाहिए। तो अगर ये 3 क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है तो जो UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है वो उन्हें फ्लैगशिप साइट्स के तौर पर डिक्लेयर कर देगा। तो अभी करंटली 10 है, आगे और भी होने वाली हैं। तो अभी ये थोड़ा सा हम ये जो 10 साइट्स हैं इनको देख लेते हैं। तो नॉट ऑल आर इम्पॉर्टेंट बट इनमें से कुछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया, उनको देख लेना। जैसे ये पहला है ट्राई नेशनल एटलांटिक फॉरेस्ट पैक्ट। तो ये अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पैराग्वे, तो साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में है ये। और यहाँ पे जो साउथ अमेरिका का आइकॉनिक एटलांटिक फॉरेस्ट है उसको रिस्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अबू धाबी मरीन रिस्टोरेशन। तो थोड़ा सा ये यूनिक है ये वाला फ्लैगशिप, बिकॉज हम जनरली जब भी गल्फ कंट्रीज़ के बारे में सोचते हैं हम सोचते हैं कि वहाँ पे डेजर्ट होगा, डेजर्ट के रिस्टोरेशन का कुछ काम चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टिंक्ट है या यूनिक चीज़ ये है कि हम रिस्टोर करें कोरल, मैंग्रोव्स और सी ग्रास इन द अबू धाबी। तो यहाँ पे एक और स्पीशीज़ का भी नाम है, दैट इज़ ड्यूगोंग। आने वाले आर्टिकल्स में ड्यूगोंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो इस पर भी खासा फोकस रहेगा। तो आप समझ सकते हो ये जो इकोटोनल रीजन है, और वहीं पे भी आपको ड्यूगोंग जो है वो भी वैसे ही रीजन में मिल जाता है जहाँ पे थोड़ा शैलो वाटर होता है, डीप वाटर में नहीं मिलता है आपको ये ड्यूगोंग। तो इनको रिस्टोर करने की बात करें तो याद रखना कंफ्यूज कर सकता है डेजर्ट डाल के आपको, तो यहाँ पे कोरल, मैंग्रोव्स और सी ग्रासेस का रिस्टोरेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है वो है ग्रेट ग्रीन वॉल फॉर रिस्टोरेशन एंड पीस। तो ये ग्रेट ग्रीन वॉल तो आपने कई बार सुन ही लिया होगा। कंट्रीज थोड़ा सा देख लीजिए, बुर्किना फासो, जिबोती, इरिट्रिया, इथियोपिया, माली, मॉरिशियाना, निगर, सेनेगल, सूडान एंड चाड। ये कंट्रीज जो हैं ये ऑलमोस्ट जो अफ्रीका का जो साहिल रीजन है उसके अंदर लाई करती हैं। और यहाँ पे हम रिस्टोर करें जो सवाना ग्रास लैंड है अक्रॉस द साहिल रीजन, और यहाँ पे एक ग्रेट ग्रीन वॉल बनानी है जिसके
ये जो सहारा डेजर्ट का जो एक्सपेंशन हो रहा था इस रीजन में वो ना हो। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कौन कौन सी कंट्रीज़ में है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इनिशिएटिव जो है हमारा इंडिया का ही, नमामि गंगे है। तो आई डोंट थिंक इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। बस ये याद रखना, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है वो उसे स्पीयर हेड कर रहा है, और इसमें वर्ल्ड बैंक, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जिसे हम जीका के नाम से जाते हैं, और जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी भी हमारी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है मल्टी कंट्री माउंटेन फ्लैगशिप। तो इसमें अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो माउंटेन इकोसिस्टम है या जो लैंडस्केप है उसको रिस्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है जो अफ्रीका में है, फिर किर्गिस्तान एशिया में, रवांडा अगेन अफ्रीका में, सर्बिया जो है वो यूरोप में है, और युगांडा जो है आपका साउथ अमेरिका में पड़ जाता है। तो यहाँ पे जितने भी माउंटेन लैंडस्केप है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इंक्लूडिंग द रेजिडेंट स्पीशीज़। ठीक है, जो भी उस स्पीशीज़ उस एरिया में रह रही है उनको प्रोटेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री है, इसमें है वेनवाटू, कोमोरोस, सेंट लूसिया। अब वेनवाटू कहाँ है, दिस इज ओशनिया रीजन, यानी जो ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहाँ पे आपको वेनवाटू देखने को मिल जाएगा। कोमोरोस जो है वो इंडियन ओशन में है, और सेंट लूसिया जो है आपका करेबियन सी के अंदर है। ठीक, करेबियन आइलैंड चेन है उसके अंदर आपको ये वाला मिल जाएगा। सो यू नीड टू नो द लोकेशन ऑफ दीज रीजन्स ऑल्सो। तो इतना ही है इसमें जानने लायक, आगे चलते हैं। एटलिन डाला कंजर्वेशन इनिशिएटिव, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो इनिशिएटिव है ये कज़ाकिस्तान से रिलेटेड है। तो कज़ाकिस्तान का जो स्टेपी है, सेमी एरिड और जो डेजर्ट इकोसिस्टम है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, और साथ ही ये जो पूरा जो इकोसिस्टम है ये एक स्पीशीज से एसोसिएटेड है। तो ये एक सेगा एंटीलोप है, और ये सेगा एंटीलोप जो है इस रीजन के अंदर पाया जाता है, और इसको अभी प्रोटेक्शन होगा इसके साथ। आगे चलते हैं। सेंट्रल अमेरिकन ड्राई कॉरिडोर। तो ये जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ है लाइक कोस्टा रिका, एल सेल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरास, निकारागुआ एंड पनामा, तो ये जो कंट्रीज़ हैं इनके अंदर हम लोग रिस्टोर करें 3 लाख हेक्टेयर ऑफ ड्रॉट स्ट्रिकन सेंट्रल अमेरिकन फार्मलैंड्स इन फॉरेस्ट। तो याद रखना। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट, बिल्डिंग विद नेचर इन इंडोनेशिया। सो नाम से पता लग रहा है इंडोनेशिया से एसोसिएटेड है, और जो इंडोनेशिया के अंदर लार्ज स्केल पे जो फॉरेस्ट का कटिंग हुआ फॉर द प्लांटेशन, उसके चलते हम लोगों ने देखा मैंग्रोव्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एंड अब जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडोनेशिया के बहुत सारे रीजन जो है वो इनंडेट हो रहे हैं, यानी पानी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए दे आर ट्राइंग टू रीजनरेट द मैंग्रोव्स एंड प्रोटेक्ट द इंडोनेशियाज कोस्ट अगेंस्ट फ्लडिंग। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो। इसके अलावा आपको पता ही होगा इंडोनेशिया ने अपनी जो कैपिटल है वो जकार्ता से शिफ्ट करके कालमतान कर दिया है। द रीज़न जाकर्ता रीजन है वहाँ पे लार्ज स्केल फ्लडिंग हो रही है। तो ये भी एक रिलेटेड न्यूज़ था इससे। नेक्स्ट है सेंचुई इनिशिएटिव इन चाइना। तो नाम से ही पता लग जाएगा सेंचुरी से तो आपको। तो अक्रॉस चाइना वी आर ट्राइंग टू रिस्टोर 10 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इतना ही था इसमें जानने लायक। कुछ एक जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया, तो उनको ज़रूर देख लेना। तो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप। इसके अलावा कुछ 10 प्रिंसिपल्स भी थे जो कि एसोसिएटेड है इन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन से, बट ये बहुत जनरल पॉइंट्स है, लाइक ग्लोबल कंट्रीब्यूशन, ब्रॉड एंगेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ये बहुत ब्रॉड पॉइंट्स है, जनरली आपको पता ही होंगे, या अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आता तो यू विल बी इजीली एबल टू फिगर इट आउट। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आर्टिकल है रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2022। तो कॉप 15 जो CBD का हुआ वहाँ पे IUCN ने लॉन्च किया फर्स्ट रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट। तो ये जो रिस्टोरेशन बैरोमीटर है ये एक्चुअली 2016 में ही लॉन्च हो गया था एज बॉर्न चैलेंज बैरोमीटर, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये पहली बार कॉप 15 के दौरान ही आई है। अब ये जो रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट है इसके अंदर हम ट्रैक कर रहे हैं रिस्टोरेशन प्रोग्रेस अक्रॉस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो ये कीवर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, लेकिन इसमें एक कैच ये है कि हम इंक्लूड कर रहे हैं कोस्टल और इनलैंड वाटर्स को, यानी जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अराउंड जो भी वाटर आ जाता है आजू बाजू में, तो कोस्टल और इनलैंड में जैसे लेक्स वगैरह हो गया तो वो सब इसमें इंक्लूडेड है। बस इसमें जो मरीन वाटर है या जो हाई सीज है दे आर नॉट बीइंग ट्रैक्ड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम क्या क्या चीज़ें इसमें ट्रैक कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल गोल्स हैं। तो पहला बॉर्न चैलेंज। तो बॉर्न चैलेंज आप जानते हो 350 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है हम 2030 तक रिस्टोर करने की बात करें। इसमें इंडिया का भी अपना खुद का एक टारगेट है 26 मिलियन हेक्टेयर का, तो वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो अभी हम लोगों ने
CBD डिस्कस किया, जिसके अंदर एक आउटकम था ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। उसके अंदर जो 30/30 टारगेट है उसको भी ट्रैक करेगा ये। फिर है पेरिस एग्रीमेंट जो UNFCCC का है। नेक्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी जो UNCCD का है। और फिर है 1 ट्रिलियन ट्रीज जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी ये जो रिपोर्ट है ये कई कंट्रीज़ भी है वो रेफ़र कर रही हैं, एंड उसको ऑलमोस्ट मोर देन 50 कंट्रीज़ ने एंडोर्स भी किया है। बाकी क्या फाइंडिंग्स थी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना बैरोमीटर रिस्टोरेशन जो रिपोर्ट जो है वो IUCN निकालता है, और क्या क्या चीज़ें उसमें ट्रैक हो रही हैं। दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो। तो नेक्स्ट आर्टिकल है अपडेटेड रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़। तो अभी IUCN ने अनवेल किया है अपना अपडेटेड रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ ड्यूरिंग द COP15 बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस इन कनाडा। तो आई होप आप लोगों को ये पता ही होगा डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो है रेड लिस्ट के अंदर, एक्सटिंक्ट, थ्रेटेंड एंड लीस्ट कंसर्न। सो विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दैट। हम जो स्पेसिफिक आर्टिकल है वहीं तक लिमिट करेंगे अपने आप को। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जो है थ्रेटेंड हो गई हैं इन दिस न्यू रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़, तो उनको थोड़ा हम देख लेते हैं। तो पहला स्पीशीज़ है इसके अंदर ड्यूगोंग, विच इज़ कॉमनली नोन एज सी काउ। ये जो ड्यूगोंग का पॉपुलेशन है ऑल्दो ग्लोबली वल्नरेबल है, लेकिन ईस्ट अफ्रीका और न्यू कैलेडोनिया रीजन है यहाँ पे हमने देखा कि ये इनका जो स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड कैटेगरी में चला गया है, तो इसलिए ये थोड़ा सा न्यूज़ में है। और रीजंस इसके यही है कि अनइंटेंशनली जो फिशिंग गियर्स होते हैं उसके अंदर चला जाता है, या पोचिंग के अंदर चला जाता है, या बोट से इंजरीज हो जाती हैं, या जो सी ग्रास जिसके ऊपर ये फीड करते हैं उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द रीजन ड्यू टू विच द पॉपुलेशन ऑफ दीज एनिमल्स हैव गॉन डाउन इन दीज रीजन। अब इंडिया के अंदर हम बात करें तो IUCN स्टेटस वल्नरेबल ही रहे हैं साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, मतलब इनका ट्रेड नहीं हो सकता है किसी भी सिचुएशन में। और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर Schedule 1 और Schedule 4 के अंदर ये आते हैं। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हम एक स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम भी चला रहे हैं, उसके अंदर भी ड्यूगोंग जो है पार्ट है। अब ये एक हार्बीवोर एनिमल है, मतलब जो सी सरफेस के ऊपर जो ग्रास होती है उसको खाता है। अब सी सरफेस पे ग्रास जो है वो शैलो रीजन में ही देखने को मिलेगी, इसलिए ये अराउंड द कोस्ट जो है वहीं देखने को मिलता है, डीप वाटर्स में नहीं देखने को मिलता। प्लस ये एक मैमल है तो इसके अंदर गिल्स नहीं है। गिल्स मतलब जिससे फिश जो है वो ब्रीथ करती है, तो इसके पास जैसे डॉल्फिन्स होती हैं वैसे इसको ब्रीथ करने के लिए सरफेस पे आना पड़ता है। तो लाइक अदर मैमल्स इट ऑल्सो कम्स टू सरफेस फॉर ब्रीदिंग। और इसके मेमोरी ग्लैंड्स है, तो जितने भी मैमल्स होते हैं उन सबके ही होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो रीजन आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बेग, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये इंडिया के अंदर तो यहाँ लोकेटेड, बट अक्रॉस द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन भी ये देखने को मिलती है। सो ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। कई बार कंफ्यूज कर सकता है कि इट इज़ नेटिव टू इंडिया ओनली, तो नेटिव नहीं है, और भी अक्रॉस द वर्ल्ड देखा जाता है। फिर इंडिया स्पेसिफिक कुछ डेवलपमेंट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है एक इंडियाज़ फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व फॉर ड्यूगोंग इन द पार्क पे, ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा स्टेट एनिमल है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट चलते हैं पिलर कोरल्स। स्पीशीज़ का नाम है डेंड्रोगायरा सिलेंड्रसस। तो अभी ये जो कोरल्स है दीज आर फाउंड थ्रू आउट द करेबियन फ्रॉम द युकाटन पेनिनसुला एंड फ्लोरिडा टू ट्रिनिडाड एंड टोबैको। तो ये जो पूरा रीजन है फ्लोरिडा से लेके जो करेबियन आइलैंड्स का, वहाँ में ये मिलता था कोरल। लेकिन अब ये जो कोरल है ये वल्नरेबल से क्रिटिकली एंडेंजर्ड चला गया है, बिकॉज इसका जो पॉपुलेशन है ये 80% से श्रिंक कर गया है। अब रीज़न क्या है? तो रीज़न यही है जो ब्लीचिंग हो रही है कोरल्स की, विच इज़ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है। फिर फर्टिलाइज़र, सीवेज वगैरह जो है, इससे हम ये कोरल्स का जो डिस्ट्रक्शन होते हुए देख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट स्पीशीज़ इज एबेलोन। एबेलोन जो है ये एक सेल फिश की स्पीशीज़ है, और दीज आर थ्रेटन्ड विद द एक्सटिंक्शन। तो अभी ये एबेलोन की जो स्पीशीज़ है ये अक्रॉस द वर्ल्ड कई जगह मिलती है। तो कैलिफोर्निया, मैक्सिको के रीजन के अंदर जो ब्लैक एबेलोन मिलता था वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंग्लिश चैनल से जो लेके नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका और मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर हमें दूसरा एबेलोन स्पीशीज़ देखने को मिलता था वो वल्नरेबल हो गया। तो ये देख लेना एबेलोन क्या है। ये एक शेलफिश की स्पीसीज़ है जो IUCN की जो अपडेटेड रेड लिस्ट है उसके अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस के अंदर चला गया है। नेक्स्ट कुछ इंडिया स्पेसिफिक थ्रेटेंड स्पीशीज़ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें स्पेशली जो स्पीशीज़ नेम है ये देख लेना, क्योंकि UPSC कई बार ये स्पीशीज़ नेम डाल के कंफ्यूज कर सकता है। तो पहला है वाइट चीट डांसिंग फ्रॉग।
मिसरेक्सिलस कैंडिसस, जो ये फ्रॉग की एक स्पीशीज है जो कि वेस्टर्न घाट में पाई जाती है इन द कर्नाटका, जो कि एक स्मॉल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो इसका जो IUCN स्टेटस है अभी एंडेंजर्ड है। और थ्रेट्स जो है वही हैबिटेट का लॉस है, पॉल्यूशन है, पेस्ट हो गया, इन्वेजिव स्पीशीज हो गया, तो ये सब थ्रेट्स की रीज़न है। नेक्स्ट चलते हैं, अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क म्यूस्टिलस एंडमानेसिस। तो ये जो शार्क है दिस वाज फाउंड इन द अंडमान सी इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन। अपार्ट फ्रॉम दैट म्यांमार, थाईलैंड और भी कंट्रीज़ में इस रीजन के अंदर पाई जाती हैं। तो IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, याद रखना। इट इज़ नॉट ओनली नेटिव टू इंडिया बट म्यांमार और थाईलैंड में भी पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, येलो हिमालयन फ्रिटिलरी या फ्रिटिलेरिया किरोसा। तो ये मोस्टली हिमालयज रीजन के अंदर पाया जाता है। तो इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया बट इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान। तो मेडिसिनल यूज़ है काफ़ी सारे इसके, और इसीलिए इसका बहुत लार्ज स्केल पे अनऑर्गेनाइज हार्वेस्टिंग हो रहा है, ओवर एक्सट्रैक्शन हो, तो इसकी वजह से IUCN स्टेटस जो है वो वल्नरेबल चला गया। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द अपडेटेड रेड लिस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, हम कॉमनली सीड ट्रीटी के नाम से जानते हैं। तो अभी न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इंडिया ने 9 सेशन होस्ट किया है गवर्निंग बॉडी ऑफ दिस ट्रीटी। अब ये जो गवर्निंग बॉडी है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑफ द सीड ट्रीटी, और इसके अंदर जो मेंबर्स है, जितने भी कंट्रीज जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया है, वो सब इसके मेंबर्स होते हैं और इस गवर्निंग बॉडी का पार्ट होते हैं। अब ये जो डिसीजन क्या लिए गए थे इस मीटिंग के दौरान, वो देखने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक्स को देख लेते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर जो है, ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जो कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो 31st सेशन था इन 2001, ये चीज़ एग्जिस्टेंस में आया था, और इम्प्लीमेंटेशन में यानी फोर्स के अंदर ये 2004 में आया था। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट, एम क्या है इसका? एम यही है कि जो फार्मर का जो राइट्स होते हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, उसको रिकग्नाइज किया जाए, तो एज टू इंश्योर कि जो क्रॉप की डाइवर्सिटी है वो कंटिन्यू रहे। नेक्स्ट, एक हम ऐसा ग्लोबल सिस्टम बनाएं जहाँ पे फार्मर्स, प्लांट ब्रीडर और साइंटिस्ट सबको एक्सेस मिले प्लांट जेनेटिक मटेरियल का। ये प्लांट जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? ये प्लांट का ऐसा कोई पार्ट हो गया जिससे हम नया प्लांट बना सकते हैं। तो उसमें सीड भी हो सकता है, फ्रूट भी हो सकता है, कोई प्लांट का कटिंग भी हो सकता है। कई आपने प्लांट देखे होंगे सिर्फ कट करके लगाने से ही उग जाता है, जैसे रोज़ का प्लांट है, तो अगर आप एक ब्रांच कट कर लोगे और फिर लगाओगे तो वो उससे भी लग जाता है। इसके अलावा पोलेंस हो गए, या एनी अदर ऑर्गन और टिश्यू फ्रॉम विच अ प्लांट कैन बी ग्रोन। तो प्लांट जेनेटिक मटेरियल का एक बहुत ब्रॉड मीनिंग होता है। नेक्स्ट, जो भी बेनिफिट आ रहा है ऐसे जेनेटिक मटेरियल से, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड स्पेशली विद द कंट्री ऑफ ओरिजिन, जहाँ से भी वो जेनेटिक मटेरियल आया है उस कंट्री को तो स्पेशली हमें बेनिफिट देना है इसके अंदर। तो इसमें इंडिया एक पार्टी है, और इसके अंदर कुछ और भी इम्पोर्टेंट वर्क किए गए थे, जैसे कि एक सेवल बार्ड के अंदर हमने ग्लोबल सीड वॉल्ट बनाया है। तो सेवल बार्ड हम लोगों ने पढ़ा भी था जब हम आर्टिक ट्रीटी पढ़ रहे थे। तो सेवल बार्ड जो है नॉर्वे के अंडर आता है और आर्टिक रीजन के अंदर लोकेटेड है, और वहाँ हमने एक ग्लोबल सीड वॉल्ट बनाया है। मतलब दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट के डिफरेंट वेराइटी सीड्स हैं उन सबको स्टोर रखा गया है, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़ती है इन प्लांट जेनेटिक वेराइटीज़ की तो हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। आगे चलते हैं, मेजर डिसीजन क्या थे? तो पहला और एक बहुत हिस्टोरिक डिसीजन ये था कि इंडिया का जो फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया 20 lakhs टू द बेनिफिट शेयरिंग फंड। अब ये बेनिफिट शेयरिंग फंड क्या है? तो ये एक ऐसा फंड है जिसके अंदर हम लोग, जो फार्मर्स हो गए, पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो गए इन डेवलपिंग कंट्रीज़, उन्हें सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपना जो फूड क्रॉप प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकें, और अपना जो फूड क्रॉप है उसको पेस्ट रेजिलिएंट बना सकें। एट द सेम टाइम जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इफेक्ट है उससे भी रेजिलिएंट रख सकें। तो स्पेशल फोकस जो है स्मॉल जो फार्मर्स होते हैं उनके ऊपर रहता है और लोकल कम्युनिटीज़ पे रहता है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट शेयरिंग फंड था। नेक्स्ट, इंडिया अपॉइंटेड एज ए को चेयर ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन एनहांसमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो ये मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग है, ये बेसिकली एक ग्लोबल सिस्टम है जिसके अंदर कंट्रीज जो है
प्लांट जेनेटिक मटेरियल है वो एक दूसरे के साथ चेंज कर सकती है। यहाँ पे जो ये मल्टीलेटरल जो बेनिफिट हैं, इसके अंदर हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट दोनों को एड्रेस करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, इंडिया को को चेयर बनाया गया है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट, एक कंसेंसस डेवलप हुआ ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मर्स राइट। तो फार्मर्स के जो राइट है उनको प्रमोट करना है, और ये सभी कंट्रीज जितनी भी पार्टीज थी सभी ने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया। नेक्स्ट, कुछ चीज़ों पे डिसीजन जो है वो अभी डिफ़र कर दिया गया है, जैसे इश्यूज़ रिगार्डिंग द मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट, और जो डिजिटल सिक्वेंसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो एज़ यू नो, हमारे जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उसको हम डिजिटली भी शेयर कर सकते हैं। डिजिटल इन द सेंस कि जो भी प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए सीक्वेंस है, उसको भी शेयर कर सकते हैं। तो इनके ऊपर अभी कोई कंसेंसस नहीं बना है, तो ये पता होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर है वो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि कोई भी प्लांट का मटेरियल जिससे हम एक नया प्लांट बना सकते हैं, वो सब प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब इसमें हम ट्रेडिशनल क्रॉप तो इंक्लूड करते ही हैं, इसके साथ उसकी जो वाइल्ड वैरायटी है या जो मॉडर्न कोई नई ब्रीडिंग लाइन है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो इंक्लूडिंग प्लांट्स या पार्ट ऑफ प्लांट विच कैन प्रोवाइड फूड, विच कैन बी यूज एज अ फीड फॉर द डोमेस्टिक एनिमल्स, फाइबर, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन एंड एनर्जी। ये सब भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। अब इंडिया के अंदर हम बात करें तो स्पेसिफिक इशू के लिए हम लोगों ने एक नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज बनाया था 1976 के अंदर, और ये जो है एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर कंसर्निंग द प्लांट। अब आगे कुछ टेक्निक है फॉर प्रोटेक्टिंग प्लांट वेराइटी। ये टेक्निक्स पता होनी चाहिए। पहली है फील्ड जीन बैंक, नेक्स्ट है इन विट्रो जीन बैंक, थर्ड है कायरो बैंक। तो फील्ड जीन बैंक में हम क्या करते हैं, हम ट्रेडिशनल तरीका है ये, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी एक प्लांट वेराइटी को उठाते हैं और उसे एक स्पेस के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर उसको ग्रो कर लेते हैं। तो एक बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है प्लांट का फॉर फर्दर कल्टीवेशन। अब इश्यूज़ क्या हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल तरीका है तो यहाँ पे म्यूटेशन हो सकते हैं, वेदर का जो इफ़ेक्ट है वो उनको इम्पैक्ट कर सकता है, पैथोजन या इंसेक्ट उनको अटैक कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द इश्यूज़ जिसके चलते जो फील्ड जीन बैंक है उसकी कुछ लिमिटेशन सामने आती है। नेक्स्ट, इन विट्रो जीन बैंक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं। वी नॉट यूजिंग द प्लांट इटसेल्फ, बट प्लांट के कुछ टिश्यू हो गया या और कोई ऐसा कंपोनेंट हो गया जिसको हम लैब के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंश्योर करते हैं कि वायरस एलिमिनेशन हो सकता है, मतलब पैथोजन वगैरह उस पर अटैक नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हाई मल्टीप्लिकेशन रेट है, लो स्पेस रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे टिश्यूज़ का इस्तेमाल करें तो ऑटोमेटिकली जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो कम होने वाली है एज़ कम्पेयर टू फील्ड जीन बैंक। नेक्स्ट, मीडियम टर्म स्टोरेज रहेगा, या अराउंड 2 ईयर्स तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अब इश्यूज़ इसमें क्या है कि इन्फेस्टेशन हो सकता है कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स का, कंटैमिनेशन हो सकता है फंगी बैक्टीरिया का, प्लांट एजिंग हो सकता है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो देखने को मिलते हैं इन विट्रो जीन बैंक के साथ। नेक्स्ट है कायरो बैंक। तो यहाँ पे स्पेस रिक्वायरमेंट और भी कम हो जाता है। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो कॉस्ट कम है। कायरो का मतलब हम इसे, जो टेम्परेचर है उसका बहुत कम है, कायरो मतलब ऑलमोस्ट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन जो है जनरली उसका इस्तेमाल करते हैं, तो और भी कई गैसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, यानी 100 ईयर्स से अगर अबव स्टोर करना है तो हमें यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। बट यहाँ पे इशू क्या रहता है कि इस टाइप की कंडीशन बनाना या लिक्विड नाइट्रोजन का जो एक्सेस जो है वो भी बहुत मुश्किल होता है, और जो टेक्नोलॉजी इसमें अंदर चाहिए वो काफ़ी कॉस्टली है। सो दीज आर सम ऑफ द इशू relating to Cairoban. This is all you need to know about the plant genetic resources for food and agriculture. So next, biodiversity beyond national jurisdiction. तो यूएन का भी मीट चल रहा है ओवर द ट्रीटी टू गवर्न द यूज़ ऑफ हाई सीज। तो हमारा जो ये बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन ट्रीटी है, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसके थ्रू हम लोग जो मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है जो कि ऐसे एरिया में आ रही है जो कि नेशनल जुरिडिक्शन के बियॉन्ड है, यानी किसी कंट्री के नेशनल जुरिडिक्शन में नहीं आ रही, तो वहाँ पे जो मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व और उसका सस्टेनेबल यूज़ के लिए ये ट्रीटी बनाई गई है। और ये जो ट्रीटी है
ये बनाई गई है अंडर यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। तो जो हाई सीज है या जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो क्राइटेरिया है वो यूएन क्लॉज ट्रीटी के अंदर ही बनाया गया है और इंडिया उसका पार्टी है। तो दिस यूएन क्लॉज लेज डाउन कॉम्प्रिहेंसिव रिजीम ऑफ लॉज एंड ऑर्डर इन वर्ल्ड ओशन। और यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो हमारा जो बेस लाइन है, मतलब वहाँ तक इंडिया की जो टेरिटरी है, लैंड बेस्ड टेरिटरी, वहाँ तक आती है। उसके अंदर जो भी वाटर बॉडी पड़ेगा वो इंटरनल वाटर्स कहलाएगा। उसके बियॉन्ड जैसे ही हम कोस्ट के ऊपर पहुँच जाते हैं तो वहाँ से हमारी बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक हमारा टेरिटोरियल सी है। अब टेरिटोरियल सी जो है यहाँ पे हमारा जो स्टेट का वो कंप्लीट सॉवरेनिटी है, मतलब स्टेट अपने लॉज यहाँ पे बना सकता है। यहाँ पे जो फॉरेन व्हीकल्स है, जैसे फॉरेन के सिविलियन या मिलिट्री वेसल्स है, यानी जो शिप्स है या बोट्स है, उनको राइट है टू इनोसेंट पैसेज, मतलब वो अगर अटैक करने के इरादे से नहीं आ रहे तो वो पास कर सकते हैं विद ड्यू परमिशन ऑफ द कंट्री, राइट। नेक्स्ट कॉन्टिग्यूस जोन है, यानी टेरिटोरियल सी के आगे जो नेक्स्ट 24 नॉटिकल माइल्स पड़ेगा वो हमारा कॉन्टिग्यूस जोन कहलाता है। कॉन्टिग्यूस जोन के अंदर स्टेट के पास कुछ कंट्रोल होते हैं जिससे वो प्रिवेंट कर सकता है कस्टम्स का अगर कोई वायलेशन हो रहा है, या इमिग्रेशन का, या सैनिटरी लॉज का अगर कोई वायलेशन हो रहा है, तो वहाँ पे स्टेट जो है अपना एक्शन जो है वो ले सकता है। दिस यू शुड नो कॉन्टिग्यूस जोन। नेक्स्ट 24 नॉटिकल माइल्स में हमारा कॉन्टिग्यूस जोन आता है। फिर है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी हमारा जो टेरिटोरियल वाटर्स है उससे 200 नॉटिकल माइल्स पे हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो पड़ता है। तो यहाँ पे केवल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का राइट मिलता है, ठीक है। यानी आप यहाँ से कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट ड्रॉ कर सकते हो, इसके अलावा ज़्यादा कुछ जुरिडिक्शन आपका इस एरिया में नहीं लगेगा। तो अगर हम इस एरिया के बियॉन्ड चले जाते हैं, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड चले जाते हैं, तो हम एक रीजन में आते हैं जिसे हम बोलते हैं हाई सीज। तो हाई सीज इज़ नथिंग बट अ रीजन जहाँ पे किसी कंट्री का जो जूरिडिक्शन है वो लाई नहीं करता है। ऑलराइट, सो ये जो ट्रीटी है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जूरिडिक्शन ट्रीटी, ये स्पेसिफिकली इसी जो एरिया है उसके ऊपर फोकस करता है कि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस आर्ट।